हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, भारत की मिट्टियाँ। तो आज इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, चूँकि भारत में बहुत सारी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जलवायु है हर जगह। जैसे साउथ इंडिया में जाएँ तो और इधर नॉर्थ में आएँ और नॉर्थ में जाएँ तो हिमालय पर्वत है। साउथ इंडिया में भी एक तरफ पश्चिमी घाट पर्वत है, तो दूसरी कहीं पे राजस्थान है, कहीं पे, तो इस वजह से मिट्टियों में विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई और इस अनुसंधानिक परिषद ने बताया कि भारत में 8 प्रकार की प्रमुख रूप से मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया, जिनमें से कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है उसके अनुसार इसका नाम दिया गया। जैसे कौन कौन सी वो 8 मिट्टियाँ: पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको सिंबल के अकॉर्डिंग बताया था कि मैप में हमारी कहाँ पे कौन सी मिट्टी है, इससे आपको राज्य जानने में आसानी होगी। जैसे पर्वतीय मिट्टी, ये पूरा लगभग पर्वतीय एरिया में, पर्वतीय हिमालय पूरे एरिया में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदान में और यहाँ तटीय क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इसका कुछ भाग पूर्वोत्तर भारत में भी पाया जाता है। उसके बाद है काली मिट्टी। काली मिट्टी यहाँ पे महाराष्ट्र के पास पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और हमने आपको जब चट्टान पढ़ाया था तब हमने बताया था कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लगभग साउथ इंडिया में पाई जाती है, यहाँ पे महानदी कृष्णा इन सब के तटीय मैदानों में, यहाँ केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पाई जाती है। तमिलनाडु में लाल मिट्टी। उसके बाद है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी लगभग यहाँ पे उड़ीसा के तट पर पाई जाती है, पश्चिमी तट पर पाई जाती है कुछ हिस्सों में, और यहाँ पे मेघालय पठार के पास, जहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया नामक कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, उनके पास पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, आपको इसे अंदाज़ा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बुकों में कि मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में, तो मरुस्थलीय मिट्टी भी जाहिर सी बात है वहीं पाई जाएगी। उसके बाद है पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। ये बहुत मतलब कम मात्रा में पाई जाती हैं और इन्हीं मिट्टियों के अंतर्गत ये आ जाती हैं, इसलिए इनको हमने यहाँ पे नहीं दर्शाया है। ठीक है, अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मिट्टियों के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले है भारतीय मिट्टियों में अब एक क्वेश्चन उठता है कि सबसे ज़्यादा स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारतीय मिट्टी में अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो सबसे बड़े भूभाग पर जिसने अपना कब्जा जमाया हुआ है वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये भारत के 43% भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर है हमारी लाल मिट्टी। ये लगभग 18% भूभाग पर पाई जाती है, यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। उसके बाद आती है काली मिट्टी, ये 15% भूभाग पर, और लैटेराइट मिट्टी जो है 4th नंबर पे है। ये लैटेराइट मिट्टी ये लगभग 3.5% मतलब 3.7% भूभाग पर पाई जाती है। ये चारों मिट्टियों का विभाजन हो गया, ये 4 प्रमुख मिट्टियाँ हैं जो भारत के भूभाग में पाई जाती हैं। उसके बाद सबसे पहला हमारा है पर्वतीय मिट्टी, हम इसे पढ़ते हैं। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये लगभग पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार लगभग यहाँ से भारत में अगर देखें तो पंजाब से होते हुए ये पूरा यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसके पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड में भी पाया जाता है कुछ अधिक मात्रा में, और सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पर्वतीय मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, मतलब प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। अब ये ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जब वनस्पतियाँ और छोटे छोटे जीव जंतु ये जब नष्ट हो जाते हैं तो इनके जो अवशेष बचते हैं, ये जब मिट्टियों में मिल जाते हैं तो उसे हम ह्यूमस कहते हैं।
जिनकी मात्रा पर्वतीय मिट्टियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों की अधिकता होती है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमस भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जितनी अधिक वनस्पतियाँ उगेंगी उतनी अधिक जो है पुरानी वनस्पतियाँ सड़ेगी गलेंगी, तो उनके अवशेष से यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अधिक हो जाती है। ये एक कॉमन पॉइंट है कि भारत की पर्वतीय मिट्टियों को छोड़कर बाकी सभी मिट्टियों में ये आपको रट लेना है कि ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए हैं कि कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। अब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि फला मिट्टी में किस चीज़ की कमी अथवा किस चीज़ की अधिकता है। तो अगर कमी में आपको ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस में से कहीं भी कुछ दिख जाए तो उसमें आप इसको टिक कर देंगे, लेकिन हाँ पर्वतीय मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ये एक कंडीशन है। ओके, उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से जो बनी भूमि है वहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे यहाँ पे सतलज वाले मैदान में, मतलब उत्तर भारत के मैदान में, और यहाँ ब्रह्मपुत्र के मैदान में, और उसके बाद कुछ मात्रा में यहाँ पे पूर्वी तट पर भी पाए जाते हैं। ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। पूर्वी तट पर पाए जाते हैं यहाँ पे जो है उड़ीसा के पास में, जैसे महानदी घाटी का क्षेत्र हो गया, और गोदावरी, कृष्णा, इनके पास में पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टियाँ। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपने कभी देखा होगा जब कभी कभी जब खुदाई होती है, क्योंकि उत्तर भारत के मैदान की अगर हम बात करें तो अगर वहाँ पे खुदाई होती है तो बड़े बड़े सफ़ेद कलर के जैसे कुछ पत्थर टाइप के निकलते हैं। वो और कुछ नहीं होता, वो चूना पत्थर होता है, CaCO3। ठीक है, जलोढ़ मिट्टियों में भी ये जलोढ़ जो मिट्टी होती है ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ पर अनाज जैसे गेहूँ, धान, चावल, ये सब गन्ने, ये सब बहुत मतलब अच्छे से विकास कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी खेती अधिक होती है। तो इसके लिए इसमें भी दो तरह की मिट्टियाँ होती हैं उपजाऊ के अनुसार देखें तो। जलोढ़ में पहला तो जलोढ़ है, जलोढ़ में दो तरह की मिट्टियाँ होती हैं उपजाऊ के अनुसार पर अगर देखें तो। पहली तो खादर और दूसरी होती है बांगर। हालांकि नदियाँ पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि खादर और बांगर क्या होता है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। तो जब नदियाँ जैसे मान लो उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, तो वो जहाँ से बहती है वहाँ पे एक निश्चित ढाल होता है। जैसे यहाँ से नदियाँ बह रही हैं इस ढाल से, ठीक है, यहाँ बह रही हैं, तो अब ये अपना एक निश्चित क्षेत्रफल लेके बहती रहती हैं। लेकिन किसी वजह से जब इनके जल के स्रोत में वृद्धि होती है जल की, मान लो ये हिमालयी नदियाँ हैं, जैसे हिमालय से निकलने वाली मान लो गंगा नदी है, उसमें अगर जो है ऊपर की बर्फ़ पिघलती है ग्लेशियर की, तो इसमें जल अधिक होता है। दूसरा, जब वर्षा होती है तब इसमें जल अधिक होता है। तो जब इसमें जल अधिक होता है तो ये मतलब एक बाढ़ का रूप लेती है, कुछ ऐसा एरिया जो ये अपने जल अधिग्रहण के क्षेत्र में शामिल करती है। मान लो हर वर्ष ऐसा एरिया जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है, हर वर्ष नदी जहाँ तक बाढ़ अधिकृत करती है अपने क्षेत्रफल में, उतनी दूर की जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत, वो होती है खादर मिट्टी, और वो अधिक उपजाऊ होती है। अधिक उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि नदी जो है जब हर वर्ष जहाँ पे बाढ़ आएगी वहाँ पे हर वर्ष की पुरानी मिट्टियों के ऊपर एक नई मिट्टी का संस्तर चढ़ जाता है, ये जो अपने साथ नदी बहा के लाई रहती है। इसलिए ये जो खादर मिट्टी होती है ये बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। बांगर क्या है? जहाँ पर नदी का जल नहीं पहुँच पाता। जैसे हम जहाँ रहते हैं उत्तर भारत के मैदान में, जैसे जो बाढ़ एरिया के पास रहते हैं उनके यहाँ खेती ज़्यादा अच्छी होगी, और जहाँ पे काफ़ी दिनों से बाढ़ नहीं आई है वहाँ पे खेती कम अच्छी होगी। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया हमारा खादर बांगर। इतनी बातें हैं जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत। प्रमुख बातें जैसे उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, कुछ भाग में गुजरात में भी पाई जाती हैं, कुछ भाग में मध्य प्रदेश में। ये यहाँ तक इनका फैलाव है पूरा जलोढ़ मिट्टी का। ये भारत के सबसे बड़े भूभाग में फैली हुई हैं। कितने परसेंट में? 43% पे। पोटेशियम और CaCO3 की अधिकता, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी। नेक्स्ट है हमारा, हमने पर्वतीय पढ़ा, जलोढ़ पढ़ा। नेक्स्ट है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगुल मिट्टी अथवा कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के एरिया में पाया जाता है काली मिट्टी, और कुछ मात्रा में ये गुजरात में भी पाई जाती है। ठीक है,
काली मिट्टी भारत के टोटल अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो ये 15% भाग पर पाई जाती है काली मिट्टी। इसका नाम इसका एक और नाम है रेंगुल भी कहते हैं, रेंगुल अथवा रेंगुर। उस कहीं कहीं रेंगुर रहता है, कहीं कहीं रेंगुल लिखा मिल जाता है। उसके बाद कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। इसे एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आपको बता रही हूँ कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, सॉरी हाँ कपासी मिट्टी, लेकिन कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ गुजरात में होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने वाला पॉइंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया कि कपास का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है और आपने पढ़ा है कि कपासी मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो सिंपल सा ट्रिक जो हमारा माइंड लगाएगा वो कहेगा कि महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये रेंगुल मिट्टी कुछ हिस्से में जैसे बुंदेलखंड वाले एरिया में उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, तो वहाँ पे काली मिट्टी को करेल मिट्टी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसे कुछ हिस्सों में, पूरे में नहीं पाई जाती, थोड़े से हिस्से में उत्तर प्रदेश में भी आ जाती है। ये जो काली मिट्टी की इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये जो है इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसका रंग हमें काला दिखेगा, जल सोखने की क्षमता इसकी अधिक होती है। शुष्क खेती के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुष्क खेती क्या है? जैसे जहाँ पे जल की कमी है, सिंचाई की कमी है, वहाँ पे इसे कम पानी से सींच कर भी अच्छी खेती हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी वर्षा होती है तो ये मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, और अगर अधिक वर्षा हो गई तो इसको फिर जोतना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े से पानी में भी ये बहुत जल्दी इसको सोख लेती है और चिपचिपी हो जाती है, और जब मिट्टी ये सूखती है तो इसमें बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं। ये विशेषता है काली मिट्टी की। इसमें भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। उसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लगभग साउथ इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है, झारखंड छत्तीसगढ़ में कुछ मात्रा में पाई जाती है, और यहाँ पे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्से में पाई जाती है। केरल में सबसे अधिक मात्रा में जो लाल मिट्टी है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी की सबसे अधिक मात्रा तमिलनाडु में है। लाल मिट्टी भारत के पूरे भूभाग के अगर भारत के पूरे भूभाग को हम 100% लें तो लाल मिट्टी उसके 18% हिस्से पे पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, यही कारण है कि लाल मिट्टी हमें लाल रंग की दिखती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ये हमने आपको पहले ही बताया है कि पर्वतीय मिट्टी को छोड़कर भारत की बाकी जितनी सारी मिट्टियाँ हैं उसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। अच्छा, ये जो लाल मिट्टी है ये खेती के लिए उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। हाँ, खेती तो होती है लेकिन जलोढ़ मिट्टी के अकॉर्डिंग बहुत कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं होती लाल मिट्टी की। ये प्रमुख विशेषताएं लाल मिट्टी की हुई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कैसे बनती है? लेटेराइट मिट्टी के लिए दो अवस्थाएं आवश्यक होती हैं अगर कहीं लेटेराइट मिट्टी है। एक तो बहुत अधिक गर्मी होनी चाहिए और दूसरा बहुत अधिक वर्षा, लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तो वहाँ पे होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्थान है वो लगभग केरल के तट पर पाया जाता है। ये केरल में अधिक मात्रा में पाई जाती है, उड़ीसा के तट पर और मेघालय में तो सबसे अधिक वर्षा होती है। तीनों जगहों पर ये विशेषता है, गर्मी वहाँ पे अधिक पाई जाती है और वर्षा 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक होती है। होता ये है कि मिट्टी में जब अधिक वर्षा होती है, अधिक गर्मी होती है, इसमें जल्दी से सूखने और गीले होने की इसमें क्षमता पाई जाती है। ठीक है, और इसका एक कारण है कि इसमें बहुत अधिक वर्षा से सिलिका तत्व जो है इसका निक्षालन हो गया है। निक्षालन मतलब सिलिका तत्व इसमें नीचे चला गया है, जिसे हम लीचिंग भी कह सकते हैं। इसमें सिलिका तत्व का लीचिंग हो गई है, और ये लेटेराइट मिट्टी में ये इसका कलर भी रेड कलर का होता है। ये भारत के 3.7% भूभाग पर पाई जाती है। उसके बाद इसमें भी अधिक मात्रा में खेती नहीं हो पाती है, ये थोड़ा अम्लीय होती है। उसके बाद जैसे अब इसमें खेती नहीं होती अनाजों की, तो इसमें काफ़ी हो गया और क्या कहते हैं कहवा, ये सब की खेती यहाँ पर की जाती है, उत्पादन लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, ये मेघालय में, उड़ीसा तट पर और केरल तट पर पाई जाती है। इसमें जो है ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो ह्यूमस है
मतलब वनस्पतियों और जीव जंतुओं के सड़ने पर जो उनके अवशेष होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे ह्यूमस की यहाँ पे अधिकता पाई जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। उसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी लगभग राजस्थान के भागों में पाई जाती है। यहाँ पे मोटे अनाज जैसे कि गन्ना वगैरह यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। उसके बाद है पीट एवं दलदली मिट्टी। ये क्या होती है, जो जब अधिक वर्षा से जहाँ की मिट्टी बहुत गीली हो जाती है वो पीट मिट्टी कहलाती है, और पीत मिट्टी से भी अधिक गीली जब मिट्टी होती है उसे दलदली मिट्टी कहते हैं। कच्छ के रण में जैसे बहुत दलदली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। जहाँ पे अधिक सिंचाई होती है उसके चलते वहाँ की जो मिट्टी होती है वो अधिक क्षारीय हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के चलते, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के चलते मिट्टी जो है वो अधिक क्षारीय हो गई है। ठीक है, ये हमने 8 मिट्टियों के बारे में जाना। कौन कौन सी? पर्वतीय जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय, पीट एवं लवणीय एवं क्षारीय। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।